नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ फाइलों या विकास परियोजनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी अद्भुत कहानी पर नजर डालेंगे जो सीधे डायनासोर के युग से जुड़ी है। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो प्रागैतिहासिक काल से इस धरती पर मौजूद है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े और खौफनाक बदलाव देखे हैं। कमाल है ना? तो चलिए इसी रोमांचक सफर के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए गहराई से इसे समझते हैं। आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले जब एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था, तब पृथ्वी की 75% प्रजातियां रातों रात खत्म हो गई थीं। लेकिन आइस एज, महाद्वीपों के खिसकने और इतने बड़े जलवायु परिवर्तनों के बावजूद ये शानदार जीव बच गया। हम बात कर रहे हैं लेदरबैक सी टर्टल की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति है। मतलब सर्वाइवल के मामले में ये परम विजेता हैं। लेकिन आज लाखों सालों के इस लंबे सफर के बाद इनकी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि पिछले सिर्फ 3 पीढ़ियों में इस लुप्तप्राय आबादी में 40% की भारी गिरावट आई है। अब इनके बारे में एक बहुत ही रहस्यमय और रोचक बात यह है कि ये अंडे देने के लिए हमेशा बिल्कुल उसी सटीक समुद्र तट पर लौटते हैं जहां वे खुद पैदा हुए थे। और वो खास जगह है भारत का गैलाथिया बे। भाग 1, द कैटलिस्ट, अ मेगा प्रोजेक्ट। इस क्षेत्र में 81,000 करोड़ रुपए के एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है, जो यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाला है। गैलाथिया बे कोई आम जगह नहीं है। ये लेदरबैक सी टर्टल्स के लिए भारत का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है। स्रोत के अनुसार इन कछुओं की 90% से अधिक नेस्टिंग साइट्स इसी विशेष खाड़ी में मौजूद हैं। और बिल्कुल यहीं से इस मेगा प्रोजेक्ट और प्रकृति के बीच का सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि इस खाड़ी पर इसका क्या असर होने वाला है। आप देखिए, गैलाथिया बे की ओपनिंग, जो वर्तमान में 3 किलोमीटर चौड़ी है, प्रस्तावित पोर्ट बनने के बाद घटकर केवल 300 मीटर रह जाएगी। स्रोत का स्पष्ट दावा है कि प्रवेश मार्ग में इतनी भारी कमी आने से कछुओं का पूरा नेस्टिंग सिस्टम हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। भाग 2, हैबिटेट 1, प्राचीन जंगलों की कटाई। अब जरा समुंदर से निकलकर इस द्वीप के 100 साल पुराने अछूते उष्णकटिबंधीय जंगलों की तरफ चलते हैं, जो इस इकोसिस्टम की जान है। इन प्राचीन पेड़ों को सिर्फ हरियाली मत समझिए। ये जंगल एक तरह से हमारे प्राकृतिक एयर कंडीशनर के रूप में काम करते हैं। स्रोत बताता है कि ये जंगल स्थानीय तापमान को 2.41 डिग्री सेल्सियस तक कम रखते हैं और बारिश के चक्र को बनाए रखते हैं। जरा सोचिए, इन्हें काटने का सीधा अर्थ होगा अत्यधिक गर्मी का बढ़ना और हीट वेव का खतरा। अब इस संभावित कटाई के पैमाने को देखते हैं। यहाँ आंकड़ों में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला अंतर है। एक तरफ सरकारी अनुमान कहता है कि लगभग 7.11 लाख पेड़ कटेंगे, लेकिन वहीं स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह संख्या 1 करोड़ तक जा सकती है। जी हाँ, 10 मिलियन प्राचीन पेड़, जो ग्रेट निकोबार का 15% हिस्सा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। भाग 3, हैबिटेट 2, अनोखे जीवों पर खतरा। वनों की कटाई के इस बड़े पैमाने के बाद अब बात करते हैं उन खास जीवों की जो इस यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व को अपना घर मानते हैं। चलिए उन प्रजातियों को करीब से समझते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। निकोबार लॉन्ग टेल मकाक, जो कि केकड़े खाने वाली एक खास प्रजाति है, वो ऊंचे तापमान और आर्द्रता को कहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकोबार ट्री श्रो विलुप्ति के अत्यधिक खतरे का सामना कर रहा है। और इन सब में सबसे ज्यादा संवेदनशील है शोम्पेन जनजाति, जिनके लिए इस जंगल के कटने का मतलब है उनके भोजन का पूरी तरह खत्म होना और बाहरी बीमारियों के संपर्क में आना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोम्पेन जनजाति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की चेतावनी बेहद गंभीर है। 13 अलग-अलग देशों के जीनोसाइड विशेषज्ञों ने तो इस प्रोजेक्ट को उनके लिए सीधे तौर पर एक मौत की सजा करार दिया है। 2011 के आंकड़ों को देखें तो इनकी आबादी सिर्फ 29 थी। बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे रहने के कारण उनके शरीर में आम बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। भाग 4, हैबिटेट 3, कोरल रिलोकेशन की बहस। अब जंगलों से वापस समंदर की गहराइयों में चलते हैं, जहां ग्रेट निकोबार के आसपास बेहद नाजुक कोरल रीफ्स का इकोसिस्टम मौजूद है। जरा इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए, 16,150। सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए
इतनी भारी संख्या में कोरल कॉलोनियों को स्थानांतरित यानी रीलोकेट करने का प्रस्ताव रखा है। ये समुद्री इकोसिस्टम के लिए सच में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन क्या ये वैज्ञानिक रूप से संभव है? स्रोत में दी गई वैज्ञानिक प्रतिक्रिया तो इसे स्पष्ट रूप से साइंटिफिक मैडनेस यानी वैज्ञानिक पागलपन कहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरल रीलोकेशन विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक पूरी तरह अप्रमाणित और प्रयोगात्मक है। इतने बड़े पैमाने पर इन नाजुक इकोसिस्टम्स को उनके प्राकृतिक स्थान से हटाने के परिणाम विनाशकारी और अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे समय के साथ पर्यावरण संरक्षण के नियमों में तेजी से बदलाव आए। 2013 में इस क्षेत्र को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। फिर 2021 में गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डीनोटिफाई कर दिया गया। और स्रोत ये भी बताते हैं कि उसी साल आधिकारिक तटीय नक्शों से कथित तौर पर कोरल रीफ्स को ही हटा दिया गया। ये पूरी टाइमलाइन प्रोजेक्ट के विकास और नियमों में हो रहे बदलावों के बीच एक सीधा संबंध दिखाती है। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। इन अछूते लाखों साल पुराने बायोस्फीयर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की वो अपरिवर्तनीय कीमत आखिर क्या है, जब प्राचीन जंगलों, दुर्लभ जनजातियों और कोरल रीफ्स जैसे इकोसिस्टम को विकास के लिए छुआ जाता है? तो जो पारिस्थितिक नुकसान होता है, क्या उसे कभी भी वापस ठीक किया जा सकता है? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर ज़रूर किया होगा।